लियोनार्डो डिकैप्रियो ने स्टेटमेंट दिया था कि वो कभी भी किसी ऐसी मूवी में काम नहीं करना चाहेंगे जिसका सीक्वल बने, फ्रेंचाइज हो या फिर वो सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट हो। एंड तब से ही उनका एक अनसेड रूल है कि वो ऐसे मूवीज को कभी साइन ही नहीं करते हैं। और देखो, सिर्फ वो नहीं बल्कि हॉलीवुड के कई टॉप एक्टर्स का ये रूल है कि भले ही वो कभी ना कभी सीक्वल में काम कर लेंगे लेकिन किसी भी फ्रेंचाइज या फिर सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट नहीं बनेंगे। और इसका एक सिंपल सा रीजन है, द कर्स ऑफ सिनेमैटिक यूनिवर्स। अब ये एक ऐसा कर्स है जो कि काफी प्रॉफिटेबल भी है लेकिन साथ ही बहुत रिस्की भी। जो मंजे हुए एक्टर्स हैं उनका कहना है कि सिनेमैटिक यूनिवर्स या फ्रेंचाइज एक सोने के दलदल के जैसा है जहां से बाहर निकल कर आना लगभग इम्पॉसिबल है। देखो, अब ये कर्स क्या है इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, डायरेक्टली नहीं बोलना चाहता, लेकिन इफ आप किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स या बड़े फ्रेंचाइज के एक्टर्स को फॉलो करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसे सोने की दलदल क्यों बोला जाता है। चलो, वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू को ही ले लेते हैं, जहां कई सारे एक्टर्स इसका पार्ट हैं एंड इन पास्ट रह चुके हैं। अब सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होने से इन एक्टर्स को फायदा तो बहुत ही होता है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी मिलती है, मतलब हर कंट्री के लोग इन एक्टर्स को पहचानते हैं। अब दैट, जब तक ये एक्टर्स इन फ्रेंचाइज से जुड़े रहते हैं इनको तगड़ा पैसा भी मिलते रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल आरडीजे को ही ले लो। एमसीयू हिट होने के बाद इनकी फीस हर मूवी के लिए लगभग 15 से 20 मिलियन डॉलर थी। एंड इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसे मूवीज के लिए तो इन्होंने फीस भी लिया था और प्रॉफिट में शेयर भी। और इसके ऊपर से वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी तो एडिशनल है ही। लाइक अभी के टाइम पे कौन ही होगा जो आरडीजे को नहीं जानता होगा, नहीं पहचानता होगा। तो अच्छे पैसे एंड इतनी पॉपुलैरिटी के बाद भी कई एक्टर्स इसका पार्ट क्यों नहीं बनना चाहते? रीजन है कि इन मोस्ट केसेस ऐसी फ्रेंचाइज से एज एक्टर्स इनका लॉस होता है, इनके आर्ट फॉर्म का लॉस होता है। जस्ट इमेजिन कि आरडीजे ने 2008 से एमसीयू की मूवीज रेगुलरली अगले 11 साल तक की, और इन 11 सालों में जब इन्होंने अपनी कमाल की एक्टिंग को प्रूव भी कर दिया, उसके बाद भी कोई बड़ा अवार्ड नहीं मिला, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला। ऊपर से ये अपने रोल के लिए स्टीरियोटाइप हो गए, टाइप कास्ट हो गए कि भाई आरडीजे को रोल मिलेगा तो वैसा ही रोल मिलेगा जैसा इन्होंने एमसीयू के मूवीज में किया था। और अगर वो ऐसा रोल नहीं करते तो वो अननोटिस चले जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, इनकी एक कमाल की मूवी है द जज, जो कि 2014 में आई थी, बट हार्डली उस मूवी को किसी ने देखा, अप्रिशिएट किया, क्योंकि यहाँ लोग आरडीजे को बस एज टोनी स्टार्क या फिर वैसे ही कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स में देखना चाहते थे। एंड इन रिजल्ट हमें क्या मिला? शर्लॉक होम्स की मूवी। अब ऑब्वियसली वो मूवी भी कमाल की थी एंड फैंस ने उसे बहुत ज्यादा पसंद भी किया था। बट इफ आप आरडीजे के साइड से सोचो कि एज एक्टर उन्होंने वहां वही सेम कैरेक्टर प्ले किया है जैसा कि वो एमसीयू में कर रहे थे, और यही मेजर रीजन था कि फैंस ने इस मूवी को देखा भी, क्योंकि यहाँ वो अब टाइप कास्ट हो चुके थे। फैंस उनको चाहते थे तो बस टोनी स्टार्क वाली पर्सनैलिटी में देखना, जिससे कि एज एक्टर उनको अपना फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिला। एंड ये स्टीरियोटाइप उन्हें ब्रेक करने में 4 साल से भी ज्यादा लग गए, जहां उन्हें मौका मिला क्रिस्टोफर नोलन जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने का, और फाइनली ओपेनहाइमर जैसी मूवी के चलते उन्हें मिला वेल डिजर्व्ड ऑस्कर। लेकिन आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि जिस बंदे ने अपना करियर का रीबूट 2008 से ही किया था, उसको रिकॉग्निशन मिलने में एंड स्टीरियोटाइप ब्रेक करने में 15 साल लग गए। एंड इतना सबके बाद भी, ओपेनहाइमर देखने के बाद भी कई लोग तो आरडीजे को पहचान ही नहीं पाए, और जिन्होंने पहचान लिया उन्होंने बस यही बोला कि भाई ये तो आयरन मैन वाला एक्टर है। और यहाँ तो मैंने बस ऐसा एग्जांपल दिया है जहां एक एक्टर ने एटलीस्ट एक हद तक अपना स्टीरियोटाइप, अपना टाइपकास्ट ब्रेक तो किया, अपने मोस्ट फेमस कैरेक्टर के आगे बढ़ तो पाया। कई फ्रेंचाइज ऐसे भी होते हैं जिनके एक्टर्स अपने मोस्ट फेमस कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आ पाते। मैं बात कर रहा हूँ हैरी पॉटर फ्रेंचाइज की। अब ये एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो कि आई गेस पॉपुलैरिटी में वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन आज तक इस मूवी में दिखाए एक एक एक्टर अपना स्टीरियोटाइप ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। वो हैरी पॉटर, हरमाइनी या फिर रॉन ही बनकर आ गए हैं। उस कैरेक्टर से ज्यादा कुछ पॉपुलर डिलीवर करना उनके लिए लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है। लिटरली डैनियल रैडक्लिफ ने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि हैरी पॉटर करने के टाइम ही उन्होंने एक्टिंग सीखी, एंड उससे कई ज्यादा बेटर एक्टिंग वो उस फ्रेंचाइज के बाद कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो अब टाइपकास्ट हो चुके हैं, एंड नो मैटर व्हाट वो जितना भी अच्छा परफॉर्म कर लें उन्हें वो रिकॉग्निशन वापस नहीं मिलने वाला जो कि हैरी पॉटर से मिला था। और देखो, ये स्टीरियोटाइप को एक्टर्स एक पल को सह भी लेंगे, लेकिन आप नोटिस करोगे कि जो एक्टर्स एक बार किसी एक कैरेक्टर में टाइपकास्ट हो गया तो आफ्टर सर्टेन टाइम अगर वो ये टाइपकास्ट ब्रेक नहीं कर पाया तो उसे मूवीज तक मिलना कम हो जाती हैं। आप कियानू रीव्स का एग्जांपल ले सकते हो। एज जॉन विक उन्हें सब पसंद करते हैं, एंड इवन उनकी जो डाउन टू अर्थ वाली रियल लाइफ पर्सनैलिटी है वो भी सब बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जब आप उनकी रिसेंट की फिल्मोग्राफी देखते हो तो रियलाइज होता है कि भले ही लोग उनको जितना भी पसंद करें, रियल लाइफ में ऑडियंस जो है उनको बस जॉन विक के पर्सोना में ही देखना चाहती है और
कुछ नहीं। लाइक इमेजिन कि आप एक बंदे को पसंद करते हो, अप्रिशिएट करते हो, लेकिन जब वो अपने टिपिकल कैरेक्टर से हटकर कोई काम करता है तो वो अप्रिसिएशन करने वाले कहीं गायब हो जाते हैं। मतलब ये टाइपकास्ट होने का एक नेक्स्ट लेवल है, जहां इन रियल लाइफ कियानू रीव्स अगर अपने बाल छोटे भी कर लें तो लोग ऑफेंड हो जाएंगे, फैंस ऑफेंड हो जाएंगे। लेकिन जॉन विक छोड़कर उनकी कोई दूसरी मूवी तो देखने वाला है ही नहीं। जॉन विक 1 के बाद कियानू ने लगभग 30 प्लस मूवीज की है एंड आई एम श्योर कि आप 5 मूवीज के नाम भी काउंट नहीं करा पाओगे। स्टार्टिंग में उनको जॉन विक के पॉपुलैरिटी के चलते कई सारे मूवीज मिले, लेकिन एक पॉइंट के बाद प्रोड्यूसर्स रियलाइज्ड कि इनकी और कोई मूवी नहीं चलने वाली, जिसके बाद इन मोस्ट ऑफ द केस जिस भी मूवी की ये पार्ट रहे हैं उसमें या तो ये खुद प्रोड्यूसर हैं या फिर इन्हें बस वॉइस ओवर या डबिंग करने का मौका मिलता है, और वर्स्ट केस में ये अपने जॉन विक वाले अवतार में किसी दूसरे मूवी, किसी दूसरे शो में कैमियो दे रहे होते हैं। जस्ट इमेजिन कि ये कितना डिप्रेसिंग है कि एक तरफ वो बंदा 400-500 मिलियन कमाने वाली मूवीज दे रहा है और दूसरी तरफ उसकी कुछ मूवीज ऐसी हैं जो 15-20 मिलियन कलेक्ट करने में भी स्ट्रगल कर रही हैं। तो देखो, इन कंक्लूजन एक्टर्स फ्रेंचाइज या सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट नहीं होना चाहते, इवन दो ये उनको वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी एंड पैसा दे सकती है, क्योंकि ये उनका क्रिएटिव फ्रीडम छीन लेता है और उनको उनके सबसे पॉपुलर कैरेक्टर में टाइप कास्ट कर देता है। जैसे कि एज एक्टर ये अपनी एक्टिंग के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते, डिफरेंट कैरेक्टर को एक्सप्लोर नहीं कर पाते एंड इन लॉन्ग रन उनका लॉस ही होता है। तो हाँ, ये था कर्स ऑफ सिनेमैटिक यूनिवर्स। इफ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड अपने एक फिल्मी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना एंड चैनल पे न्यू हो तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके जाना। डार्क नाइट बेस्ट सुपर हीरो मूवी क्यों है ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड गॉडजिला की सिनेमैटिक हिस्ट्री जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।